चलिए जी, गुड आफ्टरनून। करते हैं स्टार्ट। कल हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, थ्योरी का, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने उसमें क्या टॉपिक किया था? नीड क्यों होती है अकाउंट करने की? कल मैंने आप लोगों को बताया था, याद है? क्योंकि बिजनेसमैन क्या करना चाहता है, पूरे साल का अपना प्रॉफिट या लॉस जानना चाहता है। तो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सारी ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करता है? बिजनेसमैन नहीं रिकॉर्ड करता। बिजनेसमैन ने आगे जो अकाउंटेंट रखा हुआ है, जो कैशियर रखा हुआ है, वो ये सारी चीजें करते हैं। मतलब उससे क्या होता है, वो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किसमें? जर्नल में। जर्नल के बाद लेजर में। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस या फिर P&L अकाउंट बनता है, जिससे पूरे साल में बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया ये पता चल जाता है। तो मेनली यही नीड होती है अकाउंटिंग की, कि कोई भी ट्रांजैक्शन मिस ना हो जाए रिकॉर्ड करने से, चाहे वो कैश की ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट की। सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। उससे क्या होगा? पूरे साल का बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। ठीक है, बुक्स खोलो जिसकी बुक्स ओपन नहीं है। उसके बाद हमने देखा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसकी डेफिनेशन देखो जी, पेपरों में बहुत आती है ये वाली, सेकंड वाली। तो अब यही वाली डेफिनेशन ही याद रख लेना, एग्जाम में आती होती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो क्या थी? हाँ, बुक खोल लो ना, बुक में से ही है और कुछ नहीं है ये। बताओ यार उसको। चैप्टर नंबर 1, पहला ही पेज, पहले पेज के अगला पेज होएगा, या तो पेज नंबर 2। इंडेक्स देखना पड़ता है ना, और पिछले भी ये देखो, ये मिल गया। चलो कर दे रहना जी। चलो जी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। इसको आपने याद रखना है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कल भी याद किया था ना, क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल। रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्या होता है? क्लासिफाइंग मतलब लेजर, और उसके बाद समराइजिंग यानी कि टोटलिंग या ट्रायल बैलेंस। उसी से ही P&L पता चलता है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी क्या क्या रिकॉर्ड करना होता है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट। ये मैंने कहा था, आप इसको स्किप कर देना। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट को आप स्किप कर सकते हो। ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, ये तो यहाँ पे था ना पहले पहले, इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसी को ही बोला जाता है फाइनेंशियल करेक्टर। और उसके बाद क्या लास्ट क्या करना होता है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। जो प्रॉफिट या लॉस आ जाए तो हमने किसको बताना होता है? जो हमारा बिजनेसमैन है ना, ठीक है, इन्वेस्टर, उसको बताना है कि हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स थी, पहली क्या थी? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब क्या था? अच्छे प्रेजेंटेशन वे में। साइंस का मतलब है मेथड्स, रूल्स, फॉर्मूलेस वगैरह लगाना। सेकंड, फाइनेंशियल करेक्टर ओनली, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली रिकॉर्ड आपको करनी है। थर्ड, इन द टर्म्स ऑफ मनी। ये दोनों देखा जाए तो सिमिलर थे। एक बार फिर से, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस। सेकंड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। थर्ड, इन द फॉर्म ऑफ मनी। फोर्थ आपके पास था क्लासिफाई। क्लासिफाई का मतलब क्या था? लेजर, मतलब हर ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देना। आपकी बुक गुरुविलास। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस या फिर टोटलिंग करना। लास्ट में इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट या फिर कम्युनिकेशन। लास्ट में क्या होता है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट या फिर कम्युनिकेशन कर देना। आज का फर्स्ट टॉपिक यही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव का, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहले था नीड था, ठीक है, क्यों हमें बनाना पड़ा, ये थे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है, किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहला, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आप मेरे को बताओ, जब आप लोग जर्नल का चैप्टर करते हो, उसमें जर्नल का फॉर्मेट बनाते हो या लेजर का? अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या कभी आप लोगों ने ऐसा किया कि चल 2 क्वेश्चन में तो लेजर का या कैश बुक का फॉर्मेट बना दें, बाकी जो 8 क्वेश्चन है उसमें जर्नल का? नहीं ना। तो मतलब आप क्या करते हो, सीरियल वाइज जो जो फॉर्मेट है उसी वाइज आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते चले जाते हो। फिर उसके बाद लेजर का चैप्टर आता है, तो लेजर में भी आप यही करते हो, कैश का अलग। क्या, जब हम कैश बुक वाला चैप्टर करते हैं, कैश बुक वाले चैप्टर में कौन से 2 कॉलम बनते हैं? कैश का और एक बैंक का। क्या कभी आप कैश वाली ट्रांजैक्शन बैंक में डाल सकते हो? नहीं ना। या फिर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। कब करते हैं डिंपल? अच्छा, कौन सी? अच्छा, गलती से वो नहीं, कैश बुक में क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? नहीं करते ना। इसका मतलब है आप लोगों ने पहले ही बाइफरकेशन की हुई है, सेपरेशन की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आप पूरा अकाउंट्स को चला रहे हो। उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। करते चले जाओ जी। अब अंडरलाइन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स।
अब इस रूल्स के आगे लिखो 3 गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स कौन कौन से, पहला बताओ। फर्स्ट होता है पर्सनल, लिखो साथ साथ बुक में। सेकंड रियल रूल। थर्ड नॉमिनल रूल। मतलब इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है बुक में, और कोई नहीं। गुरकिरत आपके पास भी नहीं है बुक? है, लिखो फिर। लिख लिया? लिख लिया? लिखो फिर, लिखो। सारी क्लास एक तरफ, गुरकिरत को मेरे को अब एक तरफ कहना पड़ता है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। देखना ये लाइन समझ में आती है? अगर आप कंप्लीट रिकॉर्ड रखोगे सारी ट्रांजैक्शन का, तो उससे क्या आप अवॉइड कर सकते हो? ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। तो आपको कोई चीजें याद थोड़ी रखनी है, जैसे ट्रांजैक्शंस आ रही है ना, उसको वैसे ही रिकॉर्ड करते चले जाओ अपना जर्नल में। For this purpose, all the business transactions are first of all recorded in the journal या subsidiary book, then posted into ledger। ये चीज हमें पता है, पहले जर्नल करते हैं फिर लेजर करते हैं, यही चीज इन्होंने लिख दी। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या बना? टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बोलो एक बार सारे, टू कीप द, सत्यम बोलना एक बार, टू कीप द, सिमर बोलो, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट या लॉस। वो देखो मेरे हिसाब से ना पहला ऑब्जेक्टिव भी वही होना चाहिए था, मेनली तो वही होता है कि भाई हमें ये पता चल सके हम घाटे में जा रहे हैं या फायदे में जा रहे हैं। क्या फायदा है ऐसी दुकान खोलने का जहाँ पे सेल तो बहुत है? सोच के देखो, मतलब मेरी एक दुकान के, मतलब मेरी दुकान है, डेली के कम से कम 100-150 कस्टमर आते हैं, लेकिन मैं सारा सामान ना सस्ते में बेच देता हूँ। अब यहां से ही लगता है सेल तो बहुत हो रही है, लेकिन सोच के देखो जो चीज मैंने टोटल सारा सामान 28,000 का खरीदा था, बेचा मैंने 25,000 का, क्या मैं इस चीज पे खुश होऊंगा कि आज मेरी 25,000 की सेल हुई? यार ये भी तो देखना पड़ेगा ना, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ऐसे करते चले जाओगे तो सारी दुकान ही खाली हो जाएगी एक दिन। आप कहोगे ये लो जी, सेल तो हुई पड़ी है लाखों की, लेकिन चल घाटे में रहे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ही बिजनेस का यही होता है कि आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, घर पे क्या करते हैं, या जो छोटे दुकानदार क्या करते हैं, घर पे ना एक डायरी बना लेते हैं। अब मेरे एक अंकल हैं, वो क्या करते हैं, अपने हर महीने के ना खर्चे लिखते हैं, इनकम भी लिखते हैं कि मैंने एक महीने में कितना पैसा कमाया। खैर इनकम नहीं लिखते वो ज्यादा, क्योंकि वो जॉब वाले हैं, उनको पता है एक महीने की सैलरी फिक्स है। तो उन्होंने ना एक डायरी लगाई हुई है, तो फर्स्ट डेट से लेके 30 तक उनके कितने खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो सब्जी के खर्चे होते हैं, चाहे दूध के, चाहे रिचार्ज करने के, या फिर बिजली के बिल के, या कोई और ट्रैवलिंग के, वो सारे खर्चों को लिखते हैं। उससे क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि मेरी एक महीने की सैलरी है 50,000, और मेरे पूरे साल के जो खर्चे हुए, पूरे महीने के खर्चे हुए वो हुए 32,000। इससे आपको ये पता चल जाता है बाकी जो मेरे पास बैलेंस बच गया ना, 18,000 बचना चाहिए। जब भी खर्चे या कोई रिकॉर्ड आपके सामने होगा ना, तभी आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। जब मैंने उनसे पहली बार पूछा था, मैं कि लिखते क्यों हो, इतनी कौन टेंशन लेता है, दिन में अगर आप 10-12 खर्चे कर रहे हो, सब्जी के, दूध के, बिजली के, वाईफाई का रिचार्ज कराना है, कुछ भी। कहते इससे क्या होता है, जब वो मेरी आंखों के सामने पड़े होते हैं ना, तो मुझे ना पता चल जाता है कि अच्छा आज के मेरे 1500 के खर्चे हुए, आज 600 के। कई बार ना फालतू खर्चे ऐसे होते हैं जिसको मैं ना अगली बार के लिए अवॉइड कर देता हूँ। हर बंदे के ना अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सेम ऐसा ही बिजनेस में चलता है। सारे खर्चों को लिख लेना, सारे इनकम को लिख लेना, इनकम में से खर्चे माइनस कर दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर इनकम ज्यादा हुई तो प्रॉफिट है, ठीक बोला मैंने? अगर इनकम ज्यादा हुई खर्चों से तो प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा? मैं अभी ये पूछ रहा हूं, अगर इनकम ज्यादा है खर्चों से, प्रॉफिट होगा कि लॉस? सत्यम कह रहा है लॉस। सत्यम मेरे ना देखो, मैं कह रहा हूं मेरे खर्चे ज्यादा हैं इनकम से, मेरी इनकम है 50,000, मेरे खर्चे हैं 60,000। सॉरी मैंने क्या बोला था, आपने उल्टा बोल दिया ना। इनकम ज्यादा है खर्चों से, तो खर्चे मेरे 40,000 के हैं, तो इनकम मेरी ज्यादा हुई ना, तो ये प्रॉफिट हुआ, लॉस थोड़ी ना हुआ। ठीक है जी, यही बोला था मैंने, इनकम ज्यादा है खर्चों से तो प्रॉफिट है। अगर खर्चे ज्यादा हो गए किसी महीने तो वो लॉस है। लेकिन यहाँ पे हम महीने का हिसाब देखते हैं कि साल का अकाउंट्स में, साल का। जल्दी से पढ़ के देखते हैं पहली दूसरी लाइन। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन द, असरटेन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट। असरटेन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट प्रॉफिट अर्नड, या तो आपने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया, ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर लिखो 1 ईयर।
पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर लिखो जी 1 ईयर। खुशी पढ़ना आगे। फॉर दिस पर्पस, For this purpose, trading and profit and loss account of the business is prepared at the end of each हाँ accounting period. इसको जी इसको कर दो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन को। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस में करते हैं? जर्नल में। कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? कैश बुक में। सारे लेजर की अलग अलग पोस्टिंग कहाँ पे करते हैं? लेजर में ना, सभी अकाउंट्स की। ऐसे ही अगर आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो ट्रायल बैलेंस के अगला चैप्टर आता है। मैंने आपको रोज बोलता रहता हूँ ना, 4-5 चैप्टर्स के बाद आएगा वो, तो उस चैप्टर का नेम है ये, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या होता है? ये ऐसे एक कॉलम बन जाता होता है, ये होती है क्रेडिट साइड, ये होती है डेबिट साइड। इस साइड सारी इनकम्स लिखते हैं और इस साइड सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस में नहीं कर देते थे, डेबिट साइड पे सारे खर्चे आ जाते हैं, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम। तो इनकम में क्या क्या आ सकता है जी? सेल, जैसे 100 रुपए की, कोई इंटरेस्ट मिल गया। यहाँ पे एक्सपेंसेस में वेजेस पे कर दी, परचेज, बैड डेट्स, कुछ भी। ठीक है, तो मतलब एक जगह पे इस कॉलम में सारी इनकम लिख देते हैं, इस कॉलम में सारी एक्सपेंस लिख देते हैं। कैश बुक में भी तो हम यही करते हैं ना, कैश बुक के डेबिट साइड पे रिसीप्ट लिख देते हैं, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम लिख देते हैं। ऐसे ये कौन सा अकाउंट होता है? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टीपीएल अकाउंट। ये टीपीएल अकाउंट बनाने का क्या पर्पस होता है? कि लास्ट में हमें पता चल सके हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस। अब जैसे मैंने कहा मेरी इनकम है 100 रुपए की, खर्चे आए सारे 75 रुपए, तो मेरे को क्या बच गया? प्रॉफिट। कितने का? 25 का। अगर बाई चांस यहाँ पे 175 हो जाता और इनकम होती 100, तो क्या हो जाता? लॉस हो जाता। कितने का? 75 का। तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का अकाउंट्स ने कौन सा वो बताया? अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखना नाम याद हो गया? एक बार फिर से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो एक बार फिर से। क्या करते हैं इससे? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। All the items related to purchases, sales, expenses, and revenues of the business are recorded in trading and profit and loss account. यही है जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट। If the amount of revenue exceeds the expenditure incurred in earning that revenue, there is said to be a किसको ये profit. लाइन समझ में आ गई है? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के ऊपर लिखो जी 100 रुपीज, रेवेन्यू के ऊपर लिख दो 100। एक्सीड द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में लिख दो 75। तो कह रहे हैं अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा हुई तो क्या आंसर आएगा? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, देयर इज सेट टू बी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का बचा? प्रॉफिट लिखो 25। 100 रुपए की टोटल रेवेन्यू है, 75 के मेरे खर्चे हो गए, तो मुझे बचा कितना? 25 रुपए। ठीक है, अब इसी में देखो आप क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितनी हमने सेल की, कितनी परचेज की, कितना सामान अनसोल्ड हो गया। पढ़ना है तो पढ़ लेना, अदरवाइज यहां तक बहुत था जहां हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट या लॉस। टॉपिक क्या चल रहा है जी? अच्छा याद था, मुझे लगा भूल गए। थर्ड, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। एग्जैक्ट रीजन मेनली आपको इससे ना पता चल जाता है, जब आप ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाते हो ना, ऐसे आपको पता ही चल जाएगा ना कौन सी फिगर सबसे ज्यादा आ रही है, लॉस की या किसी खर्चे की या किसी इनकम की। जैसे यहाँ पे समझ लो सेल तो आ रही थी 100 रुपए की, वेजिस के खर्चे आ रहे थे 90, बाकी सारे खर्चे 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए। तो आपको मेनली पता चल गया ना कि मेरा सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे जा रहा है, किस आइटम पे? वेजिस पे। तो ये वो है, टू नो द एग्जैक्ट रीजन आपको पता चल जाता है प्रॉफिट या लॉस का। तीसरा ऑब्जेक्टिव। फोर्थ, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब लिखो बैलेंस शीट, और इसके साथ लिख देना एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। ट्रू फॉल्स एमसीक्यू की फॉर्म में ये पूछा जाता है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है कि फाइनेंशियल पोजीशन ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट को बोलते हैं या बैलेंस शीट को? तो इसका आंसर होता है बैलेंस शीट। तो सर फिर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, सबसे नीचे लिखो, मैं आपको लिखवा रहा हूं 2 लाइनें। जब भी वर्ड आएगा फाइनेंशियल रिजल्ट, उसका मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस।
उसका मीनिंग क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। और ये कहाँ पे बनाया जाता है जी, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट के थ्रू, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट के थ्रू। दूसरा वर्ड होता है फाइनेंशियल पोजीशन। ये वो लिखवा रहा हूं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है मुकत स्कूल वालों को। फाइनेंशियल पोजीशन, सिमर लिख नहीं रहे? हाँ तो फिर पेन मांगो ना, ऐसे बैठे रहोगे क्या? अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हो आप, टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, ऐसे करोगे क्या? देना पेन, किसी से पेन मांग लो ना, साथ साथ करो। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है जी बैलेंस शीट। और ये हम क्यों बनाते हैं, वो हमें पता लग रहा था प्रॉफिट और लॉस के लिए, यहाँ पे टू नो द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये आपसे पूछूंगा एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए क्या बनाया जाता है और पी एंड एल के लिए क्या बनाया जाता है। आंसर आना चाहिए, शाम को 8-9 बजे ग्रुप में भेजूंगा। अब ना डेली की छोटी छोटी रिवीजन किया करेंगे, 1-2 पॉइंट्स पूछ लिया करूंगा जो कॉमन हर चैप्टर के होते हैं। हाँ, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और ये हमने बहुत बार देखा हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में भी ये आता है, वैसे भी कितने सारे चैप्टर में आता है ना। एसेट्स और लाइबिलिटी का अपना घर क्या है, बैलेंस शीट। प्रॉफिट और लॉस यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का अपना घर क्या होता है, यार ओके एसी चलाना भी ना, अपने आप 24 पे हो जाएगा अब। ओहो चल गया, शुक्र है। चलो आगे आ जाओ। तो क्या के लिए बनाया जाता है, एग्जैक्ट पोजीशन। देखो हमेशा ना याद रखना, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट तो हमेशा होंगे। पी एंड एल अकाउंट देखो सेकंड पॉइंट में पूछ लिया ना, प्रॉफिट एंड लॉस, तो बाकी क्या रह गया था, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, तो वो यहाँ पे पूछ लिया। अब इनकी ना सीरीज अच्छी नहीं है, इनको क्या करना चाहिए था, प्रॉफिट और लॉस सेकंड के बाद ना थर्ड पॉइंट ये वाला डालना चाहिए था, ताकि बच्चों को याद रह जाता है। एक चीज होती है पी एंड एल अकाउंट, दूसरी होती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होता है, फॉर अ बिजनेसमैन मेयरली असरटेनिंग द प्रॉफिट या लॉस इज नॉट सफिशिएंट। कह रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट लॉस जानना जरूरी नहीं है। सोच के देखो, आपने प्रॉफिट कमा लिया लेकिन आपकी एक बिल्डिंग ही जल गई, या आपने एक बिल्डिंग की वैल्यू को रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा, फिर क्या फायदा? आपको तो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है ना। द बिजनेसमैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब होता है कि मेरे पास कितने की एसेट्स पड़ी हैं, कितने का स्टॉक पड़ा है, मतलब कितनी एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज पड़ी हैं, ये भी पता होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस आफ्टर प्रिपेयरिंग द पी एंड एल अकाउंट, अगला एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, यहां से लिखो इस लाइन को, एमसीक्यू। जो जो एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है ना, वही मैं लिखवाता चला जाऊंगा। एमसीक्यू लिखवाने का मतलब होगा वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी, समझ गए ना, जहां से क्वेश्चन बन सकता है पैराग्राफ में से। कहते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग द पी एंड एल अकाउंट, जो अभी हमने वो देखा था ना ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, उसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में पी एंड एल अकाउंट बोल दिया जाता है, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर ट्यूशन क्लासेस पढ़ रहे हैं, बात तो एक ही है ना। आप ट्यूशन लगाने जा रहे हो, सर हम ट्यूशन क्लासेस लगाने जा रहे हैं, सर हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, सर हम कोचिंग क्लासेस पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही कई बार ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बोल दिया जाता है, कई बार सिर्फ पी एंड एल अकाउंट। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट से हमें क्या पता चलता था, मैं भूल गया। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट। तो उसके बाद हमेशा बैलेंस शीट बनाई जाती है, उससे पहले नहीं। तो यही था क्वेश्चन। आफ्टर, आफ्टर को आप अच्छे से अंडरलाइन कर दो जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द पी एंड एल अकाउंट, कोमा, a statement called balance sheet is prepared which shows the assets and their value on one hand and liabilities and capital on other hand। एक हाथ पे assets दिखा देना, दूसरे हाथ पे liabilities दिखा देना। balance sheet is actually a screen picture of financial position of the business। ठीक है जी। देखो यहां से क्या पता चल रहा है बैलेंस शीट से, हाउ मच द बिजनेस हैज टू रिकवर फ्रॉम द डेटर। डेटर क्या होते हैं जी, कस्टमर। एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर कर चुके हो। डेटर हमारी होती है एसेट्स, लिखो इसको, डेटर का मतलब लिखो एसेट्स। तो एसेट्स के लिए बैलेंस शीट है ना, तो बैलेंस शीट में आप लिखोगे कि मेरे कितने के डेटर्स हैं। हाउ मच बिजनेस हैज टू पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज, लिखो लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट से आपको यही चीजें पता चल जाती हैं। पांचवा, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल पता चल जाता है। हर साल हम प्रॉफिट निकालेंगे, पहले साल हमें प्रॉफिट हुआ 5 लाख, अगले साल हुआ 6 लाख, अगले साल हुआ 8 लाख,
पता चल जाएगा ना कि क्या प्रोग्रेस जा रही है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर ऑफ फ्रॉड, इससे हमें ना गलतियां, एरर्स या फ्रॉड्स वगैरह भी पता चल जाते होते हैं। और टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, कई बार क्या होता है जैसे हमारे कस्टमर होते हैं, कस्टमर पता है क्या बोलता है कि मैं आपसे पूरा साल कभी सामान खरीदता हूँ, कभी बेचता हूँ, कभी पैसे आपको दे देता हूँ, तो उसका एक अलग लेजर बन जाता है डेटर अकाउंट का, जर्नल के बाद लेजर बन जाता है ना, तो वो कहता है कि मुझे मेरा लेजर निकाल के देना। प्रैक्टिकली क्या होता है, अब जैसे मैं हूं, अब मेरे ऑफिस में क्या होता है कि जो मेरा क्लाइंट है, ठीक है, तो मेरे क्लाइंट के ना आगे बहुत सारे कस्टमर हैं और क्रेडिटर्स हैं, उनकी हम सेल परचेज की एंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं, कितनी पेमेंट दे दी या कितनी पेमेंट मिल गई उसकी भी। फिर क्या होता है हर महीने 2 महीने के बाद ना वो मेरा क्लाइंट मुझे बोलता है, उसका ना एक क्लाइंट है अमेजोन, अमेजोन वाले ना उनके क्लाइंट हैं, मतलब मेरे क्लाइंट के आगे कस्टमर है अमेजोन वाले, उनकी कुछ अलग डीलिंग होती है, तो वो ना हर महीने मुझे कहते हैं कि मेरे को ना अमेजोन का लेजर निकाल के दो। तो मैं क्या करता हूँ आजकल, तो देखो मैंने आपको बोला सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में मैं क्या करता हूँ अपने क्लाइंट का सारा डेटा ओपन करता हूँ, तो वो मेरा क्लाइंट का नेम है जी गोयल समथिंग, तो मैं उसका डेटा खोल लिया, उसका डेटा खोल के ना उनके बड़े सारे ऐसे मेरे को डेटर्स दिख रहे होते हैं, डेटर जैसे में एक आ रहा होता है अमेजोन, एक होता है राम, एक होता है बड़े सारे होते हैं, तो मैं फिर अमेजोन वाले पे क्लिक कर देता हूँ। फोन होगा तो टच कर दोगे, अगर लैपटॉप होगा तो उसको क्लिक कर दोगे, तो उससे क्या होता है अमेजोन वाले का ही सिर्फ लेजर ओपन हो जाता है, फिर उसका मैं क्या करता हूँ प्रिंट निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब दिक्कत क्या आती है, मैं उससे कई बार मैंने पूछा, जब मैं कहा आप सिर्फ अमेजोन वाले का ही क्यों निकालते हो, कहते हैं हमारे पास ना जो एक कस्टमर है ना कंपनी, वो सिर्फ एक ही है, बाकी तो हमारे पास चलते फिरते कस्टमर्स हैं, जैसे नॉर्मल पब्लिक हो गई या दुकानदार हो गए, कंपनी वालों को ना हमेशा अपना डेटा हर महीने मैच करना पड़ता है, इस वजह से वो कंपनी वाले मेरे वो गोयल वाले से मांगते हैं, जो मेरा क्लाइंट है, गोयल वाला आगे उनको दे देता है, मैं गोयल वालों को प्रिंट निकाल के दे देता हूँ। गोयल वाला कौन है, मेरा क्लाइंट, यानी कि एक बिजनेसमैन है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसका अकाउंट संभाल रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया, बिजनेसमैन कोई और है, दुकान किसी और की चल रही है, उसने आगे अकाउंटेंट रखे होते हैं। कुछ कुछ बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपनी दुकान में ही रख लेते हैं परमानेंट अकाउंटेंट, 10,000 15,000 20,000 25,000 की सैलरी पे। कईयों का काम इतना ज्यादा नहीं होता, तो वो हम जैसे लोगों को हायर कर लेते हैं, वो हमें 2-3 हजार रुपया महीना दे देते हैं। काम क्या होता है, महीने में 2-4 घंटे का काम होता है, अपने आप ऑफिस में डेटा दे जाते हैं, हम सारा कुछ कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो देखा जाए, अब आप बिजनेस हमेशा आपने कभी भी सोचना है, कभी अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, आपने सोचना है गोयल वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बिजनेस की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, गोयल वाला किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, अमेजोन वालों को। कई बार गोयल वालों को बैंक को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, कई बार गवर्नमेंट को भी, तो ऐसे कई जनों को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर मैंने अकाउंटिंग उसके रिकॉर्ड बना रखे हैं तभी तो मैं प्रिंट निकाल पाऊंगा। अगर सोच के देखो मैंने अमेजोन वाले की वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही ना की होती तो मैं प्रिंट भी ना निकाल पाता। तो ये सारा क्या होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जल्दी से साथ के साथ हेडिंग्स याद करो, जल्दी फास्ट। फर्स्ट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सेकंड प्रॉफिट लॉस, थर्ड रीजन था ना कुछ, एग्जैक्ट रीजन ऑफ प्रॉफिट या लॉसेस, फोर्थ था फाइनेंशियल पोजीशन। वैसे आप याद करने के लिए ऐसे ही कर सकते हो, प्रॉफिट और लॉस उसके साथ बैलेंस शीट बोल सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन एक हो गया, रीजन, अच्छा 4 हो गई, एक हो गया प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, एक हो गया, और हाँ टू प्रिवेंट द फ्रॉड एरर्स या फिर प्रोग्रेस। पहला क्या था, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सेकंड प्रॉफिट लॉस, थर्ड फाइनेंशियल पोजीशन, रीजन हो गया, प्रोग्रेस हो गया, प्रिवेंट फ्रॉड एरर हो गया, और एक रह गया प्रोग्रेस वाला। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या था, आर्ट और साइंस, सेकंड फाइनेंशियल कैरेक्टर, थर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, फोर्थ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, कम्युनिकेशन। चलो आगे आ जाओ, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। एवं टॉपिक खींचे हुए, वैसे मैं सच बात बताऊं फंक्शंस वाला कोई ऐसे टेक्निकल टॉपिक नहीं है। ठीक है, हेडिंग्स देख रहे हैं सिर्फ हम। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का क्या है, सबसे पहला बोल रहे हैं
लेकिन पेपर में आ जाते होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि बुक में दिए हुए हैं तो पेपर में आते होते हैं। अगर आपको सीरियसली बात बताऊं, टेक्निकल कोई ज्यादा एस्पेक्ट नहीं है इस वाले टॉपिक में। पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है। ये कैसा है? सिमिलर टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसमें भी यही था ना। सेकंड है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। अभी लास्ट वाला पॉइंट ये पढ़ा था हमने, सेवंथ वाला, या फिर फीचर्स का भी लास्ट वाला पॉइंट था वो कम्युनिकेटिंग या इंटरप्रेटिंग। दो पॉइंट सिमिलर हो गए। पहला क्या आया है? कंप्लीट या सिस्टमैटिक। सेकंड आ गया फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। थर्ड प्रोटेक्टिंग द एसेट्स। एसेट्स किस में आती है जी? मेरे को बस ये बता दो। बैलेंस शीट। उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। आप लोग भी लिखो साथ साथ। थ्योरी में हमेशा हाथ चलते रहने चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन ब्रैकेट में बैलेंस शीट। सत्यम लिखो थर्ड पॉइंट में, एसेट्स में फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। उसके बाद है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। बिजनेसमैन अलग बैठा होता है, हो सकता है वो कैबिन में बैठा हो, उसने आगे अपने 4-5 बंदे रख दिए, उसमें से एक मैनेजर रख लिया बाकी काम करने के लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट को बोला जाता है। उनको हेल्प करने के लिए भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है कि कितनी हमने सेल की, परचेज की। ट्रस्टीशिप। इन केस ऑफ कंपनीज, management is entrusted with the task of controlling the resources of enterprise. Management is expected to act as trustee of the company's fund and accounting assist them to control the resources properly. ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है जी मेरे को बताओ। यहाँ पे है जी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक का नाम बताया जाए। जेठालाल जी। जेठालाल जी गए हुए हैं अहमदाबाद सुंदर से मिलने। दुकान कौन संभालेगा अब? नट्टू काका और बागा। नट्टू काका की सीट वो उधर होती है ना, वो साइड पे इधर बैठे होते हैं, बागा बेचारा इधर बैठा होता है। तो ये नट्टू काका और बागा कौन है? ये मैनेजमेंट का पार्ट है। अब आपने ये नहीं सोचना सर ऐसे वाला भी मैनेजमेंट हो सकता है, एक बूढ़ा बंदा भी। जो भी बंदे बिजनेस में काम कर रहे होते हैं ना मालिक के नीचे, वो सारे मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है जी। तो अब जेठालाल जी तो गए जी अहमदाबाद। ये देखो ये इनकी फ्लाइट उड़ गई, ये जहाज लग रहा है थोड़ा बहुत तो लग रहा ही है। तो ये प्लेन उड़ गया जी उसका अहमदाबाद। ठीक है अब देखो वो अपने मैनेजमेंट पे सारी जिम्मेदारी सौंप जाते हैं कि कोई सामान है बेच देना, कोई पेमेंट लेने है उसको दे देना, जो भी है काम। मैनेजमेंट पे क्या किया उसने? एक ट्रस्ट किया ना। अब क्या होता है कि सारी ट्रांजैक्शंस का ना, कुछ भी सेल हो उसका बिल काट के दे देना। जब बिल काटेंगे तो सेल की एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जब जेठालाल जी आएंगे वो सेल बुक देखेंगे या एंट्रीज देखेंगे, उसको मैच कर लेंगे, फिर उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ मैच कर लेंगे। एक होती है इनके पास सेल बुक, ठीक है, बिल बुक बोलते हैं जिसको। तो बिल बुक में देखा जी 100 रुपए की एंट्री है, और ये 100 रुपए का या तो कैश आया होगा या बैंक में चेक आया होगा। या तो वो अपने कैश के साथ मैच कर लेगा जेठालाल जब आएगा, या बैंक में चेक के साथ। तो इसको क्या बोला जाता है कि अगर हमारे पास सारे अकाउंट्स मतलब मेंटेन्ड है तो हमें पता चल जाएगा पहले बैंक में इतने थे, इतने की सेल हुई, तो अब बैंक बैलेंस बढ़ के इतना हो गया। तो ये होता है ट्रस्टीशिप का पॉइंट, जहां पे मैनेजमेंट क्या करते हैं, जो उनके पास रिकॉर्ड बने हुए हैं उसकी हेल्प से आगे काम करते रहते हैं। और आ गया कॉम्प्लायंसेस ऑफ लीगल नीड्स। लीगल नीड्स का मतलब क्या होता है? आप लोगों को मैंने बताया है ना, जीएसटी क्या होता है? फुल फॉर्म जीएसटी की किसी को याद है? सामान बेचने के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है। सामान बेचने के ऊपर लगने वाला टैक्स। एक महीने में जितनी भी सेल करते हैं ना, ठीक है, जीएसटी कौन जमा करवाता है? जीएसटी का मैंने आपको फंडा बताया था, ये है डोमिनोज। यहाँ पे बैठी है ऊपर गवर्नमेंट, यहाँ पे बैठे हैं मिस्टर तरुण जी। मिस्टर तरुण जी का मन किया क्लास के बाद पिज्जा खाने का। मैं गया डोमिनोज के पास, मैंने कहा कितने का पिज्जा है? आपको याद है पिज्जा कितने का खाता हूँ मैं? 100 रुपए वाला। अपने पास ज्यादा पैसे ही नहीं होते, फाइन से जितने पैसे इकट्ठे हुए रोज शाम को जाके पिज्जा खाता हूँ मैं। 100 रुपए वाला भी आता है? नहीं नहीं, वो अनियन या कैप्सिकम वाला आता है यार, आप टेंशन ना लो, टैक्स लग के बन जाता है यार। एक 99 वाला भी है, बस आप समझ लो 99 वाला पनीर एंड अनियन होता है। देखो मैं भी मन करा दिया मेरा। ठीक है, कल जाके हो फिर तो आपकी नॉलेज कम है यार। 99 का आता है ना पिज्जा? होता है यार, बस चलो। हाँ बस तो मेरे भाई ने बोल दिया वो मार्गरीटा वाला आता है। ठीक है चलो, जो 100 रुपए का पिज्जा है, साथ में बंदे ने मेरे से लिया टैक्स 105 रुपए, मतलब 100 वाली चीज मेरे को 105 में पड़ गई। ठीक है, तो मैंने डोमिनोज वालों को कितने पैसे दिए? 105। पिज्जा कितने का था? 100 रुपए का। तो ये 100 रुपए अपने पास रख लेगा,
5 रुपए गवर्नमेंट को जमा करवा देगा जी, 5 रुपए। ये प्रोसेस समझ में आया आपको? एक दिन में डोमिनोज वालों के कितने पिज्जा सेल होते हैं? 100-150 तो होते ही होंगे, इतना तो है ही है ना। तो 100-150 पिज्जा कितने रुपए के होते होंगे? वैसे मान ले 50,000 के, हाइपोथेटिकली हमने मान लिया 50,000 के, 5% टैक्स भी इकट्ठा होता है, तो 50,000 का 10% होता है 5,000, ये हो गया 2500। तो इनके पास टोटल पैसा होता है जी 52,500 एक दिन का। तो एक महीने का कितना होगा सर? 30 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऑन एन एवरेज अगर आप मान रहे हैं डेली की सेम सेल है, तो जीएसटी का गवर्नमेंट ने रूल ये बनाया है, हर महीने में जितना भी आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करोगे हर महीने में, ये रूल है, हर महीने के 20th डेट लास्ट होती है हर महीने की। अब पिछला कौन सा महीना खत्म हुआ है? लास्ट मंथ जुलाई खत्म हुआ है, तो जुलाई मंथ जब खत्म हो जाएगा, देखा जाए तो मेरे को 31 जुलाई को ही तो पता चलेगा कि मैंने एक महीने में कितने का सामान बेचा। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ना 20 अगस्त तक 20 दिन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। कहते हैं 20 दिन में आप लोगों ने हमें क्या बताना है, कितने के आपने पिज्जा बेचे। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यही मान लेता हूँ यार 50,000 के, और उसके ऊपर कितना टैक्स कलेक्ट हुआ जीएसटी? 2500। तो मेरे को ना रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। कभी आप लोगों ने नाम सुना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का या जीएसटी रिटर्न फाइल करने का? रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है, जो मैंने आपको बोला है ना, हर 20 अगस्त को गवर्नमेंट को ये वाला 2500 रुपए वापिस भेज देने हैं। क्योंकि ये 2500 रुपए अभी किसके पास पड़ा है? डोमिनोज के पास, जो उसने कस्टमर से कलेक्ट किया है। बट ही कैन नॉट होल्ड दैट जीएसटी अमाउंट विद इटसेल्फ। ठीक है, तो वो सारे के सारे 2500 रुपए किसको देने हैं? गवर्नमेंट को, इनको देने हैं जी। तो इसका मतलब ये सारा का सारा पता है क्या चल रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, हर महीने जुलाई की लास्ट डेट क्या होती है टैक्स भरने की? अगले महीने की 20 तारीख। अगस्त की लास्ट डेट क्या होगी? 20 सितंबर। अगस्त महीने की जो हमने टैक्स भरने की लास्ट डेट है, पूरा अगस्त खत्म हो गया, अगले महीने की 20 सितंबर को। तो ऐसे ही ये सारा क्या होता है, इसको बोलते हैं जीएसटी, या इसको बोलते हैं लीगल कॉम्प्लाइंसेस। तो ये भी आपका एक फंक्शन होता है सारी लीगल नीड्स या कॉम्प्लाइंसेस को पूरा करने का। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, जीएसटी वाले बिल काट के देते हैं ना, आपको पर्ची दे देते हैं ना, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली टोटल अपने आप पीछे सॉफ्टवेयर करता रहता है। तो एक महीने में जितनी ट्रांजेक्शन होंगी सारी की सारी लीगल कॉम्प्लाइंस भी पूरा हो गया, ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो गई, गवर्नमेंट को उनका पैसा भी दे दिया। क्या क्या पॉइंट है? पहला, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड, फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। थर्ड, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स। फोर्थ, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। फिफ्थ, ट्रस्टीशिप। लास्ट है कंप्लाइंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लाइंस का मतलब समझ में आ गया? जैसे गवर्नमेंट ने आपको बोला, कंप्लाई करने का मतलब होता है उसको फॉलो करना, उसको मानना। 7th भी है? अच्छा। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? अब पैटी कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बताओ? थोड़ा टेक्निकल बताओ। और हाँ, उसको क्या बोलते हैं प्रॉपर? पैटी कैश बुक, है ना, ये बोलना है। बिल्कुल ठीक है। पैटी कैशियर क्या बनाता है? पैटी कैश बुक, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेन कैशियर क्या बनाएगा? कैश बुक। कौन सी? डबल कॉलम वाली। तो ये वही है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, जिसको जो काम सौंपा गया है ना वही काम करेगा। अब जब मैं कंपनीज में जाता था, जब मेरी सीए की ट्रेनिंग चल रही थी, सीए के कोर्स में ना 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो मेरी ट्रेनिंग चलती थी चंडीगढ़, तो हमें ना हिमाचल जाना पड़ता था। जो हमारे क्लाइंट थे ना हिमाचल के भी थे, हरियाणा के भी, जम्मू के भी। तो हमें ना वहां पे जाना पड़ता था उनके अकाउंट्स चेक करने। उसको बोलते हैं ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे क्लाइंट है उनके अकाउंट्स चेक करना, उसको बोलते हैं ऑडिट करना। तो हम ऑडिट पे जाते होते थे। तो बद्दी में एक कंपनी थी स्टेस्लिट। स्टेस्लिट, ये स्टेस्लिट कंपनी क्या है? जो आप रेलगाड़ी पे बैठते हो ना, ये रेलगाड़ियां बनाते हैं, रेलगाड़ियों के इंजन, रेलगाड़ियों के डिब्बे, अंदर की सीटें, ऐसे ऐसे बड़े सारे फंक्शंस होते हैं। ये उनकी ये रेलगाड़ी बनाने वाली कंपनी थी। ठीक है, चलो, क्लाइंट का नेम हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो वहां पे पता है क्या होता था? अलग अलग ऐसे पूरा डिपार्टमेंट बना होता था। यहाँ पे बैठा होता था परचेज मैनेजर, यहाँ पे बैठा होता था सेल मैनेजर, यहाँ पे जो अटेंडेंस मार्क करते हैं उसको बोलते हैं एचआर, ह्यूमन रिसोर्स वाला मैनेजमेंट, एचआर वाले। ठीक है, यहाँ पे बैठे होते थे आईटी वाले, जो पूरा कंपनी का कंप्यूटर सिस्टम देखते होते हैं, क्योंकि सर्वर चाहिए होता है, ये वो। मेरी ये वाले बंदे के साथ ना बड़ी अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं इसके पास हमेशा जाता था, भाई सेल बुक दिखा, मेरे को चेक करना है कि आपने सच में उतनी सेल की है, उतना आपने टैक्स जमा करवा दिया जितना आपका बनता है। ये देता नहीं था, हमेशा बड़ा तंग करता था, मतलब रुला ही देता था। कहता था वो यार मेरी गाड़ी जानी है यार, रेलवे वाले खड़े हैं वहां पे, हमने सामान सप्लाई करने।
इससे जब भी मांग लो ना सेल बुक दे दे, क्या जो सेल किया उसकी पेमेंट मिल गई है वो दे दे। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, तो ये ना आपकी हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको मैं बोलता था ना कि तेरे अगेंस्ट मैं लिख दूंगा, जब मैं फाइनल रिपोर्ट बना के दूंगा ना तुम्हारे बॉस को और अपने बॉस को। मेरा बॉस कौन है? मेरा सीए जिसने हमें भेजा था। इनका बॉस कौन है? ये वाली कंपनी का मालिक। तो मैं इनको बोलता था ना, हाँ, तो मैं इनको बोलता था कि मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा, और कहता जो लिखना लिख दो, हम डरते ही नहीं तेरे से। मतलब एक सीए की इज्जत सिर्फ इस कंपनी में हमारी ऐसी वैसी थी, वरना हर कंपनी में सीए को बड़ी ऊंची नजर से देखा जाता है कि ये ऑडिटर आए हैं अकाउंट चेक करने। ये बंदा अपना अलग ही था। रीजन पता है क्या था? इसके मालिक बैठे थे कलकत्ते। 70 करोड़ का इनका प्रॉफिट होता था हर साल। और हमने तो पता नहीं क्या क्या इनके किस्से सुने हुए हैं। हमने अपने इनके मालिक को बताया कि बहुत फ्रॉड वगैरह होते हैं। अब उनकी असली कंपनी थी कैलकाटा में। कहते यार आप एक चीज देखो, ठीक है, मेरे को भी सुनने को मिली, इनके मालिक ने बताया, कहते आप एक चीज सुनो। जब हमारे सीए ने इनको बताया ना कि ऐसे ऐसे होता है, कहते देखो अगर, ठीक है, वो स्कैम करते हैं, कुछ एरर करते हैं, फ्रॉड करते हैं, कुछ भी है, उसके बावजूद मैं कलकत्ता बैठा हूं, मैं हिमाचल में साल में 2 बार आता हूं या 3 बार ऐसे ही चेकिंग करने के लिए, वैसे ही आ गए। उसके बावजूद ये मेरे को 70 करोड़ का प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। कहते खाने तो जितना खाते हैं। मतलब ऐसे होते हैं ना बंदे। तो यहाँ पे तभी तो ये सेल मैनेजर अलग से जुड़े होते थे। अब इसी कंपनी में ना कैशियर अलग होता था जो सिर्फ कैश देखता था, और इस कंपनी में अकाउंटेंट अलग था जो जर्नल लेजर ये वो सब चीजें देखते थे। तो ये प्रैक्टिकली जब आप लोग थोड़े और बड़े होगे, कल को आपकी कंपनी में जाना शुरू करोगे या किसी काम सीखना शुरू करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सबकी अलग अलग होती है। मैं इससे मांगता था ना कैश दिखा, या कई बार मैं कैशियर से मांगता था मेरे को बैंक बैलेंस दिखा कितना है। कहता बैंक मैं नहीं देख रहा, मैं तो कैश देख रहा हूँ। अकाउंटेंट के पास जा जो बैंक का काम देखता है सारा। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग। चलो जी पॉइंट याद करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्ट और साइंस। सेकंड फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड टर्म्स ऑफ मनी। फोर्थ क्लासिफाइंग। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। अगला टॉपिक क्या आया था? ऑब्जेक्टिव का पहला सिस्टमैटिक। सेकंड प्रॉफिट और लॉस। थर्ड रीजन, ठीक है, रीजन फॉर प्रॉफिट लॉस। फोर्थ फाइनेंशियल। फिफ्थ प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। सिक्स्थ फ्रॉड एरर। सेवंथ इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अच्छा फंक्शन में क्या था? कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स। ये वाले याद करो यार, मुझे ऐसा लग रहा है ये याद नहीं हो रहे आपको, क्योंकि मुझे नहीं हुए ना, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। जल्दी से फंक्शंस वाले जल्दी। कंप्लाइंस का मतलब होता है फॉलो करना, मानना किसी चीज को। फर्स्ट कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक। सेकंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। थर्ड प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। फोर्थ असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प। जिसको नहीं पता वो लिख लेना है। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हेल्प। लास्ट में ट्रस्टीशिप, कंप्लायंसेस ऑफ लीगल नीड्स, और लास्ट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है जी आपके पास बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब सुनो जल्दी से। अब मैंने क्या किया हुआ है अपने ऑफिस में ना, एक ट्रेनी रखी हुई है, ठीक है। ट्रेनी मतलब कि वो काम सीखने के लिए, या फिर एक छोटा सा अकाउंटेंट रखा हुआ है, 2 जने। एक ट्रेनी, ट्रेनी क्या करता होता है? ट्रेनी काम सीखता है। जैसे एक सीए को 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो मैंने एक ट्रेनी रख दिया। इसको मैंने क्या बोला? मैंने इसको बोला कि जो भी बैंक का काम है ना, बैंक का सारा जितना भी है उसका टोटल किया कर। जो मेरे पास एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई का मतलब होता है जिसको मैंने सैलरी पे रखा हुआ है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो सीए नहीं है, उसने सिर्फ +2 या बीकॉम की हुई है, तो वो क्या करता है? सारी जर्नल की एंट्रीज रिकॉर्ड करता रहता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सीए को भी हायर किया हुआ। मैंने टोटल 3 बंदे रखे हुए हैं। एक कौन रखा हुआ है? ट्रेनी। ट्रेनी क्या करता है? सारी चीजों के टोटलिंग वगैरह करता रहता है, जर्नल को रिकॉर्ड कर देता है, कई बार ट्रायल बैलेंस बना लेता है, कई बार लेजर बना लेता है।
एम्प्लॉय भी मेनली यही काम करता है लेकिन इससे थोड़े ज्यादा। एक मैंने सीए को भी रखा हुआ है, वो क्या करता है लास्ट में ना सारे इस काम को चेक करके फाइनलाइज करता है। क्या करता है सीए लास्ट में सारे काम को फाइनलाइज करता है, तो फिर उसके काम को मैं भी उसके साथ बैठ जाता हूँ सीए के साथ, मैं भी सीए वो भी सीए, तो हम इकट्ठे फाइनलाइज करते हैं। तो जो ये छोटे लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना, ट्रेनीज हो गए जो काम सीखने आए या जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता ज्यादा, जो जर्नल कर रहे हैं, टोटलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है ये बुक कीपिंग का काम कर रहे हैं। हम पता है क्या समझते थे जब हम +1 में थे, बुक कीपिंग का काम का मतलब क्या होता है, वो जो बड़ी बड़ी बुक्स है ना उसको सेल्फ में रखना, उसको साफ करना, सीरियल वाइज उसको लिखना, ये नहीं होता। बुक कीपिंग का काम का मतलब क्या होता है, छोटे लेवल के काम शुरू करना, जैसे जर्नल करना, जर्नल भी बुक कीपिंग में आता है, लेकिन लास्ट में जब समराइजिंग करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, वो फाइनलाइजेशन के काम में आता है। तो इसको बोला जाता है बुक कीपिंग, यानी कि छोटे मोटे लेवल का काम, स्टार्टिंग फेस वाला जो जूनियर अकाउंटेंट भी कर सकता है, और जो सीनियर अकाउंटेंट करेगा, जो एक्सपीरियंस वाला काम है बड़े लेवल का, उसको क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग। तो आप लोग क्या सीख रहे हो जी +1 में, आप बुक कीपिंग भी सीख रहे हो। जब आपने जर्नल का चैप्टर किया, लेजर का चैप्टर किया, यानी कि आप बुक कीपिंग सीख रहे हो। साथ साथ आपने ट्रायल बैलेंस भी कर लिया, अब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट करोगे। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मतलब है आप अकाउंटिंग करनी भी सीख रहे हो। हमारे +1 +2 के सिलेबस में बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग सारा कुछ होता है, और प्रैक्टिकली ऑफिस में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब पढ़ के देखते हैं क्या है। सबसे पहले ना इसके डिफरेंस पे आओ, अगले पेज पे, और इसको लिख दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन बुक कीपिंग और अकाउंटेंट का तो आता ही आता है एग्जाम में, बुक कीपिंग और अकाउंटेंट का, अकाउंटिंग का। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग में सबसे पहला काम आता है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। आपको याद है अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप क्या होता था, अकाउंटिंग साइकिल का पहला होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड स्टेप क्या होता था, जर्नल, थर्ड लेजर, के बाद ट्रायल। अब देखो यहाँ पे बुक कीपिंग में देखो क्या क्या आ रहा है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई ट्रांजैक्शन सेल वाली है, परचेज वाली है, कैश वाली है, क्रेडिट वाली है। मेजरिंग या आइडेंटिफाई, ठीक है, उसको मेजर करना मतलब लिखना। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के साथ लिखो, बताओ क्या लिखो रिकॉर्डिंग के साथ, लिखो साथ साथ जर्नल। क्लासिफाई इनटू लेजर, मतलब लेजर तक के काम को क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग। एग्जाम का बड़ा फेवरेट पार्ट आता है ये, लेजर तक के काम को, आइडेंटिफिकेशन, मेजर्ड, जर्नल, लेजर। आइडेंटिफिकेशन सेल है, परचेज है, कैश है, क्रेडिट है। मेजर्ड मतलब कितने की है, जर्नल, फिर लेजर। लेजर के बाद क्या आता है जी, ट्रायल बैलेंस। तो ये देखो आ गया समराइजिंग या क्लासिफाइड, इसको लिखो ट्रायल बैलेंस एंड टोटलिंग। लिखो ट्रायल बैलेंस, टोटलिंग, टीपीएल अकाउंट, ये तीनों चीजें लिखो। ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है, हाँ लिखो ना जो मैंने हाथ से लिखवाया है। ट्रायल बैलेंस, टोटलिंग, टीपीएल अकाउंट। फिर उसके रिजल्ट इंटरप्रेट करना और उसको कम्युनिकेट कर देना। तो उसके बाद वाले काम जो हैं वो सारे क्या बन जाते हैं, अकाउंटिंग के। स्टेज देखो ये क्या है, प्राइमरी स्टेज। पहले जर्नल करेंगे या लेजर करेंगे तभी तो ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, तो इसलिए ये प्राइमरी स्टेज हुई। अकाउंटिंग वाली कौन सी हुई, सेकेंडरी। ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन काम होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना यार। जैसे जर्नल या लेजर की ट्रांजैक्शन आ रही है उसको वैसे वैसे लिखते चले जाना। और इनका मेन काम क्या होता है देखो, टू असरटेन द नेट रिजल्ट या फिर फाइनेंशियल पोजीशन। नेट रिजल्ट को मैं क्या लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस। लिखो आप भी, नेट रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन को क्या लिखूं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट या एसेट्स लायबिलिटी कुछ भी। नेचर ऑफ जॉब कह रहे हैं ये तो रूटीन टाइप की नेचर की जॉब है, और क्लैरिकल नेचर की। क्लैरिकल नेचर का मतलब का काम होता है लैपटॉप चलाते चले जाओ, एंट्रीज को टाइप करते चले जाओ। लेकिन ये क्या है, एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है थोड़ा सोचवान बंदा, मेरे जैसा। मतलब एंट्री तो कोई भी कर देगा, लेकिन देखो सोच के बताना, इतने की सेल करो, इतने की परचेस करो, आपका इतना टैक्स बच जाए, वो सारी चीजें होती हैं एनालिटिकल, मतलब कि थोड़ा और टिपिकल। हु परफॉर्म, बताओ जूनियर का, जूनियर कौन से काम करेगा, बुक कीपिंग के या अकाउंटिंग के। ये देखो ये लिखा हुआ है जूनियर स्टाफ, यानी कि आपको समझ में आ गया जो मैं आपको बोल रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था, सारा बुक में होता है। और ये कौन करता है, सीनियर। नॉलेज लेवल,
मेरे को बताओ बुक कीपिंग के लिए कितनी नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा के ठीक ठाक, लिमिटेड, और इसके लिए हायर लेवल। इसके साथ लिखो सीए पास और इसके साथ लिखो बीकॉम। अच्छा, एनालिटिकल स्किल मेरे को बताओ, एनालिटिकल स्किल बुक कीपिंग में चाहिए क्या? नॉट रिक्वायर्ड, और यहां पे रिक्वायर्ड। डन। बाकी करते हैं कल।